बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो बातें पढ़ी थी उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन ऑफ इनकम देखी थी, सेक्शन 229 क्लॉज। इसमें हमने ये बात की थी कि डेफिनेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो रही है वर्ड इंक्लूड से, तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें यहाँ ऑर्डिनेंस में बता दी गई हैं ये तो इनकम है, लेकिन इसके अलावा ये जनरल मीनिंग भी रखता है, अपनी डिक्शनरी मीनिंग भी, ये डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग भी इस डेफिनेशन में शामिल है। और इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। फिर हमने ये बात की थी कि इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हमने इसमें दो बातें की थी। ऑर्डिनेंस में दो तरह की इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है। एक रेवेन्यू रिसीट होती है जो कि पांच हेड्स ऑफ इनकम के अंदर एक्यूमुलेट हो रही होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हमने ये कहा था कि जब रेवेन्यू रिसीट जितनी भी इन पांच हेड्स में आती हैं वो सब टैक्सेबल हैं, एक्सेप्ट ये कि ऑर्डिनेंस में स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि टैक्स नहीं होगी। और सेकंड हमने कहा था कि कैपिटल रिसीट भी टैक्सेबल होती है ऑर्डिनेंस में, सिर्फ अगर ऑर्डिनेंस में बताया जाए स्पेसिफिकली कि इसे टैक्स किया जाए। इन अदर वर्ड्स कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल, जिसकी मिसाल हमने पढ़ी थी। दोबारा देख लेते हैं इसको। यहां पर जैसा हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल आप लैंडलॉर्ड हैं और टेनेंट से डिपॉजिट ले लेते हैं। डिपॉजिट किराया नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डिपॉजिट एक कैपिटल रिसीट है। बट ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 16 में क्राइटेरिया बताया है कि इस डिपॉजिट को भी आप टैक्स कराएंगे। तो ऑल्दो की ये कैपिटल रिसीट है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहा है कि इस पर टैक्स लगेगा। एक और एग्जांपल हमने ली थी। फॉर एग्जांपल आप गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने फादर से, ऑल्दो की ये रेवेन्यू रिसीट बिल्कुल नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, लेकिन कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लॉ ने कहा है अगर कैश से आप गिफ्ट रिसीव कर लेते हैं तो इस पर टैक्स होगा, जैसे कि सेक्शन 39 में लिखा है। और ये दोनों बातें हमने यहाँ कही हैं। इनकम की डेफिनेशन को हमने ब्रेक कर लिया था चार हिस्सों में। पहले हमने कहा था कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसमें हमने कहा कि रेवेन्यू रिसीट आ गई सारी, एक्सेप्ट वो जिसे एग्जाम कर दिया गया। कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है, एक्सेप्ट ये कि जिसको डीम्ड इनकम कहकर ऑर्डिनेंस ने टैक्स करा दिया। जैसे अभी हमने मिसाल दी कि डिपॉजिट आ गया रेंट से, उसको टैक्स कराया सेक्शन 16 में। कैश में गिफ्ट आ गया, उसको सेक्शन 39 में गिफ्ट कराया। उसके बाद हमने इस थर्ड पॉइंट को देखा था कि एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ये भी हमने बात भी कर ली और ये दो एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर ली कि कोई भी कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल, बट अगर ऑर्डिनेंस उसे ट्रीट कर ले कि ये इस पर टैक्स लगेगा तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, तो हम उसको कह देते हैं डीम्ड इनकम, कि है तो कैपिटल रिसीट, टैक्स नहीं होना चाहिए हमने, लेकिन इसको इनकम डीम कर लिया और टैक्स लगा दिया। बस हमने ये दो बातें इनकम में की थी और दो पॉइंट को हम स्किप करके आगे बढ़ गए थे। उसके बाद हमने बात की थी हेड्स ऑफ इनकम की। जब हमने इनकम की बात कर ली है तो फिर हमने ये बात की कि कोई भी इनकम होगी वो पांच हेड्स से बाहर नहीं जा सकती। ऑर्डिनेंस ने पांच हेड्स बनाए हैं। सारी रिसीट्स जो टैक्स होंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उनको इन पांच हेड्स में क्लासिफाई किया है। नंबर वन सैलरी, देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी आपने अपना अपना घर किराए पर दे दिया और जो किराया आपको मिलता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप एक कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसकी सारी इनकम यहाँ आ जाती है। कैपिटल गेन्स, आपने जमीन खरीदी, जमीन बेची, उस पर मिलने वाला फायदा कैपिटल गेन्स में आता है। आपने शेयर्स खरीदे, उनको बेचा, उनके बेचने पे डिस्पोजल पे जो फायदा हासिल आता है वो कैपिटल गेन होता है। फिर हमने बात की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक सेक्शन दिया हुआ है 39, उसमें बहुत सारी इनकम को लिस्ट किया हुआ है। और अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन में नहीं आई रिसीट, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। इसकी बहुत आम सी मिसालें डिविडेंड इनकम है, बैंक पर हासिल होने वाली प्रॉफिट या मार्कअप की इनकम है, वगैरह वगैरह। फिर हमने ये बात की थी और हेड्स ऑफ इनकम ऑर्डिनेंस में बताए गए हैं सेक्शन 11 में, और ये सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी पर्टिकुलर हेड। इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफे दोबारा। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल ऑफ अमाउंट ड्राइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शन। अच्छा, इसके शॉर्ट मैंने यहाँ लिख दिया है एडजस्टमेंट ऑफ अलाउएबल एक्सपेंसेस।
ये जो ब्लू रंग में नजर आ रहा है। इस सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है आप किसी एक हेड के अंदर जो भी ग्रॉस रिसीट्स आई हैं उनको ले लें और उसमें से जो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दें। तो अब जो फिगर आएगी किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, इसको हम कहेंगे यानी अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्स। ठीक है, या आप कह दें कि इनकम अंडर अ पर्टिकुलर हेड। यानी इनकम ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने सेल्स की 100 मिलियन की, तो अब 100 मिलियन पे टैक्स नहीं होना है। 100 मिलियन में से कुछ अलाउेबल एक्सपेंसेस मुझे माइनस करने हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे सैलरीज हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो इन सब एक्सपेंसेस को मुझे माइनस करना है और जो अमाउंट आएगा, अब ये वो इनकम है किसी भी हेड के अंदर। जैसे इनकम हम प्रॉपर्टी अगर हम लें, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मसलन मुझे पूरे साल में 10 मिलियन का किराया आया है, तो इसके अगेंस्ट में अलाउेबल डिडक्शन मुझे माइनस करनी है। मसलन 1/5 रिपेयर्स मैं माइनस कर सकता हूँ, कलेक्शन चार्जेस माइनस कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस माइनस कर सकता हूँ। तो इनकम को बता दिया पहले, उसके बाद ये कहा कि 5 हेड्स में इनकम आएगी। फिर सबसेक्शन 2 में ये कह रहे हैं कि जो इनकम ग्रॉस अमाउंट आएगा आपके पास, सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी पर्टिकुलर हेड, यानी जो ग्रॉस रिसीट है किसी भी हेड में, उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या, डिडक्शन एक्सपेंसेस अलाउड जो हैं वो आप माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगी इसको कहेंगे इनकम अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। तो इसमें बस यही बात की गई, हमने यही बात की थी। और सबसेक्शन 3 को शॉर्ट में मैंने यहां लिख दिया, इफ अलाउेबल डिडक्शंस आर मोर देन प्रॉफिट, allowable deductions are more than profit, it will result in loss। इसको प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए इफ अलाउेबल डिडक्शंस आर मोर देन ग्रॉस सेल्स कह दें, या ग्रॉस रिसीट अंडर अ पर्टिकुलर हेड कह दें, विल रिजल्ट इन लॉस। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10 मिलियन आई और मेरे एक्सपेंसेस जो अलाउेबल थे वो आगे 12 मिलियन, तो अब मेरा 2 मिलियन का लॉस हो जाएगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेट्स से मेरी सेल्स थी 100 मिलियन की, मेरे अलाउेबल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आ गए 150 मिलियन के, तो अब मेरा 50 मिलियन का लॉस आ गया। और लॉस बहुत जरूरी और अहम चीज है इनकम टैक्स में, क्योंकि अगर एक साल लॉस आ जाए तो इस एक साल के लॉस को अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि उस साल प्रॉफिट को लॉस से एडजस्ट करने के बाद टैक्स हम कम अदा करें। लॉस के अलग से प्रोविजन हम देखेंगे, यहां सिर्फ इतना ही समझना काफी है। अच्छा, जहन में सवाल आ सकता है सैलरी के अगेंस्ट में भी इसका मतलब है कुछ खर्चे मिलते होंगे, तो फिर तो एक एम्प्लॉय को जो ग्रॉस सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयर से कुछ खर्चे माइनस कर लिया करे, घर की बिजली का बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह, और वहां भी लॉस आ सकता है, और एम्प्लॉय के केस में तो लॉस ही आ रहा होता है। तो सैलरी के जब सेक्शन देखेंगे वहां ये लिखा है सैलरी की जो ग्रॉस रिसीट मिलती है टैक्स पेयर को, उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, तो लिहाजा सैलरी के केस में तो कभी लॉस आ ही नहीं सकता। आगे हमने ये कहा था कि दो हमने बातें पढ़ी थी, एक रेजिडेंट पर्सन होता है, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है। इसकी हम डेफिनेशंस देख लेंगे जब हम सेपरेटली देखेंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की कॉन्सेप्ट को। फिलहाल यहाँ सिर्फ इतना समझना है, एक आदमी अगर पाकिस्तान में 183 डेज गुजार लेता है किसी टैक्स ईयर में, तो उसे रेजिडेंट पर्सन कहते हैं। और रेजिडेंट पर्सन के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम और पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क अब्रॉड में कमाई हुई इनकम, इसको हम यूपी कहते हैं दूसरे अल्फाज में, कि फॉरेन इनकम, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों को ऐड करके रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी नेशनल को, बल्कि रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी 183 डेज पाकिस्तान में जिसने गुजार दिए किसी एक टैक्स ईयर में। और नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, जुलाई 1 से लेकर 30 जून तक। अब इन 12 महीनों में अगर उसने 183 डेज पाकिस्तान में गुजार दिए हैं, तो उसको अपनी दुनिया भर की इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना है। फिर दूसरी हमने बात की थी कि कोई आदमी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, भले वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, वो कनाडा में रहता है, लेकिन वो आया था पाकिस्तान में, चंद दिन रहा, लेकिन यहाँ से चला गया, लेकिन पाकिस्तान में उसने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे पाकिस्तान से उसको कोई पैसे मिल गए। लेट्स सपोज पाकिस्तान में आजकल मार्केट रेट्स बहुत हाई हैं, 20-21% तक इंटरेस्ट या प्रॉफिट इनकम मिल रही है, वो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस लाया, यहाँ आके बैंक में प्लेस कर दिया। अब बैंक में जो प्रॉफिट आ रहा है वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, तो अब नॉन रेजिडेंट को पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्स कराना है। तो इन शॉर्ट, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, रेजिडेंट पर्सन को क्या करना है, पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पर टैक्स देना है। और नॉन रेजिडेंट को क्या करना है, द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स। यहाँ असल में टैक्स वर्किंग की बात तो नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि रेजिडेंट पर्सन की इनकम क्या होगी, पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स।
और नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या होगी फॉर टैक्स पर्पस हियर इन पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो हमने हेड्स ऑफ इनकम की ये बात कर ली थी, और फिर हमने बात की थी लास्ट सेशन में टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 और टोटल इनकम सेक्शन 10 की। ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देख लें। हम पहले देख लेते हैं टोटल इनकम यानी सेक्शन 10 को। टोटल इनकम, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ नंबर ए पर्सन's income under all heads of income for the year. B. Person income exempt from tax under any of the provision of ordinance. इसको आप ये कह लें कि सेक्शन 10 में दो इनकम्स का सम है। नंबर 1 टोटल टैक्सेबल इनकम एंड नंबर 2 टोटल एग्जेम्प्ट इनकम। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि ऑल हेड्स में आप टोटल टैक्सेबल और टोटल एग्जेम्प्ट इनकम आप देख लें और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल इनकम इसे कहेंगे, सेक्शन 10 की इनकम कहेंगे। टैक्सेबल इनकम क्या है? अब जो सेक्शन 10 में जो क्लॉज ए है वो है टोटल टैक्सेबल इनकम के बारे में। अब टैक्सेबल इनकम क्या है कि टोटल टैक्सेबल इनकम जो क्लॉज ए सेक्शन 10 में हमने देखी है, इसमें से चार चीजों में से एक चीज या दो चीज या जो भी हो माइनस कर दें। इसको देख लें बस, इनकम अंडर सेक्शन 10 क्लॉज ए, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। मतलब ये है कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम हमने बात की टोटल इनकम में, उसमें से जस्ट आप माइनस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस चार हैं, ज़कात, WWF, WPF और एजुकेशनल अलाउंसेस। तो इसको पढ़ भी लेते हैं एक दफा। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये चार ही डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिसपे फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हम अप्लाई करते हैं डिवीजन 1 के, और ताकि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट कर सकें। इसको छोटी सी इलस्ट्रेशन से मजीद समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें, हम एक हेड ले लेते हैं सैलरी। एक आदमी की 10 मिलियन की सैलरी है, तो ये तो टोटल अमाउंट्स उसने रिसीव किए, वो हो गए टोटल ऑफ अमाउंट ड्राइव्ड। इसके अगेन इसमें से आप माइनस कर देंगे रिड्यूस बाय टोटल डिडक्शन। क्यों माइनस करेंगे? हमने ऊपर इनकम की जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे वहां हमने देखा था कि इनकम ड्राइव करने के लिए डिडक्शन जो अवेलेबल हो वो माइनस कर सकते हैं। तो और मैंने बताया था सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, तो टोटल सैलरी इनकम कितनी आ गई? 10 मिलियन। और अब इस टोटल सैलरी में से आप एग्जाम सैलरी माइनस कर दें, मेडिकल अलाउंस 1 मिलियन, तो अब ये जो 9 मिलियन आई है इसको आप कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। और इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लाइक ज़कात उसने अदा की है, तो ज़कात माइनस कर दें तो टैक्सेबल सैलरी आ गई 8 मिलियन। और इसे हम कह देंगे सेक्शन 9 की फिगर, इसे हम कह देंगे सेक्शन 10A की फिगर, और ये वाली जो फिगर है ये है सेक्शन 10 की फिगर, यानी टैक्सेबल प्लस एग्जाम। तो एग्जाम 1 मिलियन थी, 1 मिलियन निकाल दी तो टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल आ गई। इसी तरह से इनकम फ्रॉम बिजनेस को देख लें, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस में टोटल सेल्स आपकी 10 मिलियन की थी, एक्सपेंसेस आपके 8 मिलियन थे, सैलरीज, रेंटल एक्सपेंस, परचेजेज एक्सेट्रा। तो आपकी जो टोटल बिजनेस इनकम आई ये 2 मिलियन आई। ये 2 मिलियन की फिगर को टेक्निकली हम कहेंगे सेक्शन 10 की फिगर। एग्जाम्प्ट इनकम कुछ नहीं हमने कंसीडर की, तो 10A की फिगर आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम। WWF कंपनी ने पे की हुई थी 1 मिलियन, तो टैक्सेबल इनकम आ गई 1 मिलियन, इस पर टैक्स अदा करना होगा, इसे सेक्शन 9 की इनकम कहेंगे। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अब तक जो हमने रिकैप किया वो सब यहाँ आ गई बातें। इनकम क्लॉज 29 सेक्शन 2, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11, टोटल इनकम सेक्शन 10 और टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9। अब तक जितनी बात की है अगर उसे दो लाइन में मैं समअप कर दूं, हमने कहा इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसमें हमने कहा कि रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल होती है, कैपिटल रिसीट सिर्फ उसी वक्त टैक्सेबल होगी अगर ऑर्डिनेंस में उसे डीम्ड इनकम कहीं ट्रीट कराया है। फिर हमने कहा कि इनकम क्लासिफाई होती है 5 हेड्स में, और वहीं हमने देखा कि जो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं वो हर हेड में से आप माइनस करके ड्राइव करते हैं इनकम। और फिर हमने कहा टोटल इनकम सम होता है टोटल टैक्सेबल इनकम और टोटल एग्जाम्प्ट इनकम का। और टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टोटल टैक्सेबल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस जो कि 4 हैं वो माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी अब तक की डिस्कशन का खुलासा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और वो है चार्जिंग सेक्शन।
चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि आपने अब इनकम तो ड्राइव कर ली, अब इस इनकम पर किस तरह टैक्स रेट लगेगा, क्या मेथोडोलॉजी होगी कि आप अपना टैक्स वर्कआउट करें और अपनी रिटर्न में टैक्स जमा करा दें। सो चार्जिंग सेक्शन कहाँ है? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 को चार्जिंग सेक्शन कहते हैं और इसका जो प्रॉपर नेम ऑर्डिनेंस में वो है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। नाम से ही मालूम हो रहा है कि टैक्सेबल इनकम आपने निकाल ली है सेक्शन 9 में, अब उस पर टैक्स वर्कआउट करना है, वही सेक्शन 4 में बताया जा रहा होगा। Subject to this ordinance, income tax shall be imposed for each tax year at the rate or rates specified in Division 1. Division 1 में किसके रेट हैं? इंडिविजुअल और एओपी के रेट होते हैं। और डिवीजन 2 में कंपनी के रेट्स होते हैं ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ तक बात यह है कि इनकम टैक्स लगेगा और उसके रेट्स कहाँ दिए हुए? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 और 2 में रेट्स दिए हुए। एज द केस में बी ऑन एवरी पर्सन। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन के रेफरेंसेस ये हैं। हु हैज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है? पर्सन इनकम्स अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर बट फॉर द टैक्स ईयर बट डज नॉट इंक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। ये हम अभी बात करके आ चुके हैं। बेसिकली ये सेक्शन 9 की इनकम की बात कर रहे हैं। तो अब तक का खुलासा ये हुआ कि आप टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे, तो टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद टैक्स का रेट चाहिए था। टैक्स का रेट कहाँ से मिलेगा? डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल से आपको टैक्स का रेट मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं डिवीजन 1 क्या है। डिवीजन 1 के अंदर दो क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 में एक टेबल दिया हुआ है, क्लॉज 2 में एक टेबल दिया हुआ है। अगर एक टैक्स पेयर पर्सन इंडिविजुअल और एओपी है और उसकी सैलरी इनकम का जो परसेंटेज है या जो प्रोपोर्शन है आउट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम वो 75% से एक्सीड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी की सैलरी है 76 रुपये, 76 रुपीज, और उसकी टोटल इनकम है 100 रुपीज। तो अब सैलरी का प्रोपोर्शन कितना है? 76%। तो उस पे जो रेट लगेंगे क्लॉज 2 यानी जो सेकंड टेबल दिया हुआ है डिवीजन 1 में उसके रेट लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इंडिविजुअल हो या एओपी हो, बाय डिफॉल्ट वो क्लॉज 1 के रेट्स उस पे लग जाएंगे। टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर बताया है कि 4 लाख तक कोई रेट नहीं लगेगा, फिर 6 लाख तक क्या लगेगा। एक प्रोग्रेसिव स्लैब है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। और टेबल 2 क्या है? टेबल 2 के अंदर कंपनी के रेट्स दिए गए हैं। कंपनी के केस में तीन तरह के रेट्स दिए हुए हैं। अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो 20% रेट लगेगा, बैंकिंग कंपनी है तो 39% रेट लगेगा, और अदर कंपनी है तो 29% रेट लगेगा। ये रेट्स डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में दिए हैं। तो खुलासा ये हुआ, हमने पहले भी बात की थी, आप सेक्शन 9 तक पहुंचे, आपने टैक्सेबल इनकम निकाल दी, अब आपको टैक्स रेट चाहिए थे। तो टैक्स रेट देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 या डिवीजन 2 में जाएंगे। अगर आप कंपनी है तो डिवीजन 2 से अपना रेट उठा लीजिएगा, स्मॉल कंपनी है तो 20, अदर कंपनी है तो 29, बैंकिंग है तो 39। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं कि आपकी सैलरी टोटल इनकम में 75% से ज्यादा है, यानी 75.1% है लेट्स सपोज, तो आपको जो डिवीजन 1 में दो टेबल दिए हैं, सेकंड वाला क्लॉज 2 वाला टेबल लगेगा, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट पहले वाले में आ जाएंगे, और एओपी के लिए तो पहला वाला टेबल ही लगेगा। हमने पर्सन की भी डेफिनेशन यहाँ लिख दी, हालांकि इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन में कौन होता है? पर्सन के अंदर इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, कंपनी को भी हम पहले देख चुके हैं। कंपनी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, म्यूचुअल फंड भी आते हैं, मुदारबाज भी आते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं, और कोई भी एओपी फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ वगैरह वगैरह। इसके अलावा एसोसिएशन पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑर्गेनाइज और स्टैब्लिश इन पाकिस्तान, लाइक ज्वाइंट वेंचर्स हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म जिसकी आम मिसाल है। चौथे नंबर पे पर्सन की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट जाहिर है पर्सन की डेफिनेशन में तो है, लेकिन जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की कोई टैक्सेबिलिटी तो होती नहीं है, ये सेंसिबल बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही टैक्स लगाए और अपने ऊपर ही लगा ले। इसी तरह से फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब ये है, लाइक जो मतलब यानी जो कोई दूसरा मुल्क है और उनकी उसकी जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट मीन्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट। उसके बाद वो भी एक पर्सन है, उसके पर्सन की डेफिनेशन में फिर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और उसके बाद 7 में पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ और यूएसएड वगैरह। इनकी भी टैक्सेबिलिटी बहुत ही कम होती है, फॉरेन नहीं होने के बराबर है। फॉरेन गवर्नमेंट हो या पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट हो या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको एग्जम्पशन दे दिए जाते हैं ताकि हमारे मुल्क में काम कर रहे हों। तो ले दे के जो टैक्सेबिलिटी रह जाती है वो इंडिविजुअल्स, एओपी और कंपनी की ही रह जाती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 और 4 का क्या है? यहाँ पर इनकम टैक्स निकालने का तरीका बताया गया है। The income tax payable by a taxpayer for a tax year shall be computed by applying tax rates applicable to the person। जैसे अभी हमने बात की, अगर पर्सन कंपनी है तो डिवीजन 2 के रेट लगेंगे, इंडिविजुअल और एओपी है तो डिवीजन 1 के रेट लगेंगे। किस चीज पे लगेंगे? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है? सेक्शन 9 की इनकम जो हमने ऊपर डिस्कस की, ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर।
एंड फ्रॉम द रिजल्टिंग अमाउंट शेल बी सब्सट्रैक्टेड बाय एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड टू दी टैक्स पेयर। जाहिर है अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्सेस पे किए हैं, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाता है या एडवांस टैक्स आपने 147 में पे कर दिया तो आपसे लेस कर दीजिएगा। इस पूरी अंग्रेजी की बात को हम यहाँ पर सम अप ऐसे कर सकते हैं, जो हाईलाइटेड मैंने लिखा है कि इनकम टैक्स कैसे वर्कआउट होगा। इनकम टैक्स पेबल, आपने टैक्सेबल इनकम ली यानी सेक्शन 9 की इनकम ली और ये आपने टैक्स रेट लगा दिया। ये फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 का रेट होगा या 2 का रेट होगा। इसमें लेट्स से ये 100 रुपीज टैक्सेबल इनकम है और टैक्स रेट 10 है, तो आपकी कितनी इनकम निकल के आ जाएगी? 10 रुपए की। और 10 रुपए में से आप माइनस कर देंगे, लेट्स से आपने बिजली के बिल पे एडवांस टैक्स दिया हुआ है 2 रुपए का, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 8 रुपए आ जाएगी। सो ये सबसेक्शन 2 था, इसका रिकैप हो गया। सबसेक्शन 3 के अंदर क्या है कि जो टैक्स क्रेडिट है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो टैक्स क्रेडिट बहुत सारे हो सकते हैं और फिर उनको एक सीक्वेंस में हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो आप देखें, वेयर अ टैक्स पेयर इज अलाउड मोर देन वन टैक्स क्रेडिट, द क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस सीक्वेंस में आप टैक्स क्रेडिट को माइनस कर दीजिएगा, यानी टैक्सेबल इनकम आई सेक्शन 9 की, उस पर टैक्स रेट लगाया, एक टैक्स का अमाउंट आ गया, अब उसमें से आपने सारे टैक्स क्रेडिट माइनस करके बैलेंस का पेमेंट करना है, टैक्स चालान बनाना है। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? अगर आपने बाहर मुल्क में भी कोई पैसे कमाए हैं जो आप पाकिस्तान में टैक्स करा रहे हैं, आप रेजिडेंट पर्सन है, बाहर मुल्क में जो आपने टैक्स पे किया है उसका टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ मिलेगा। उसका एक तरीका कार है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप उस टैक्स को माइनस कर देंगे अब जो भी आपका टैक्स वर्कआउट हुआ है उसमें से। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? टैक्स क्रेडिट जो अलाउड है आपको सेक्शन 61 से 65G तक, ये क्या है? इसमें सिर्फ एक की मिसाल हम देख लेते हैं। जैसे सेक्शन सेक्शन 61 है, सेक्शन 61 ये कहता है कि अगर आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं तो आप एवरेज रेट से अपनी डोनेशन को मल्टीप्लाई करें, जो भी अमाउंट आए आप टैक्स में से माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो टैक्स क्रेडिट है, अगर आपने 147 में कोई एडवांस टैक्स मैंने पे कर दिया है, 147 क्या है? 147 ये कहता है कि आपने जो लास्ट ईयर में अपना टैक्स पे किया था उसको 4 हिस्सों से डिवाइड करें और नेक्स्ट ईयर में क्वार्टरली जमा करा दें। लेट्स से लास्ट ईयर आपका टैक्स 100 रुपए था, तो डिवाइड करें 4 से, तो 25 रुपीज हर क्वार्टर में माइनस कर दें। तो जो आप रिटर्न जमा करा रहे होंगे, आपने हर क्वार्टर में 25-25 रुपए जमा कराया हुआ होगा, उसको भी आप माइनस कर दें। फिर लिखा हुआ है सेक्शन 168 में जो एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। अच्छा, इसको आसान तरीका देखने का ये है कि आप आईआरएस में जाएं, आईआरएस में जाकर एडजस्टेबल टैक्स के फॉर्म पे क्लिक करें, वहाँ बहुत सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्स हैं और इन्हीं तमाम की लिस्ट को 168 में इकट्ठा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, बिजली के बिल में जो टैक्स कट गया, मोबाइल पे जो टैक्स कट गया, इसके अलावा और भी इंपोर्ट स्टेज पर कुछ टैक्स कट जाता है, या एक पूरी लिस्ट है इसकी वहाँ पर जमा की गई है। वो सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी 153 के टैक्सेस हैं, यानी सप्लाई पे और सर्विस पे वगैरह वगैरह। तो आप खुलासा इस वक्त दिया हम क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम आई, आपने रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स निकाला, उसमें से ये सारे टैक्स क्रेडिट आप माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा या आपका टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा या आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक जो हमने बात की सेक्शन 1 से लेकर 3 तक, यहाँ तक समझ ये आ रहा है कि अगर मेरी बिजनेस इनकम है तो मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहिए। जाहिर है, मेरी टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? टैक्सेबल इनकम इस तरह निकलती है कि टोटल इनकम के अंदर क्या होता है, मैं अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहा हूँ तो सेल लूंगा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा और डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करूंगा, एग्जाम्प्ट इनकम माइनस करूंगा, तो टैक्सेबल इनकम आएगी, उस पर रेट लगाऊंगा। इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और इनकम के ऊपर टैक्स कराना है, नेट इनकम पे टैक्स कराना है। तो यहीं से हमारा जो एक आम तौर से हम आपस में बात करते हैं कि ये एनटीआर है, ये एनटीआर है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है, तो यहीं से नॉर्मल टैक्स रिजीम निकलती है, यानी कि एक इदारे की नेट इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम इसको हम कहते हैं कि भाई इस इदारे की जो इनकम है नॉर्मली टैक्स हो रही है। तो सबसेक्शन 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हम इनको एक लफ्ज में कह सकते हैं कि ये एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात हुई है इन 3 सबसेक्शन के अंदर। और ये तीनों सबसेक्शन कौन से हैं? जो कि सेक्शन 4 के हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग income of certain classes of persons may be subject to separate taxation as provided under this chapter, section 4 से chapter 8 तक, और collection of tax under various sections chapters and the final tax on the income of person. This subsection is charging provision for final tax regime. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस सबसेक्शन में बात की गई है कुछ क्लासेस ऑफ इनकम की और बात की गई है कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन की इनकम के बारे में, और ये बताया गया है कि इन दोनों को दो तरह से टैक्स होंगी इस ऑर्डिनेंस में। इसका मतलब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, जो हमने ऊपर पढ़ा नॉर्मल टैक्स रिजीम का, ये उसकी बात नहीं हो रही, और इसके अंदर वर्किंग ऐसे नहीं करनी है कि सेक्शन 9 की टैक्सेबल इनकम निकालनी है और डिवीजन 1 और 2 के रेट्स लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज समथिंग न्यू जो सब सेक्शन 4 में लाया गया है। अब इसमें यह कहा जा रहा है
कि कुछ इनकम्स को और कुछ क्लास ऑफ पर्संस की इनकम को हम सेपरेटली टैक्स कराएंगे या फाइनल टैक्स कराएंगे। ओके, सो सेपरेटली टैक्स का क्या मतलब है, इसको अब हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे फाइनल टैक्स को ये क्या है। सेपरेटली टैक्सेशन का मतलब ये है कि आप सब सेक्शन 4 से 8 के दरमियान रहें, और उसमें अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या बिजनेस या कंपनी है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है और आपका काम शिपिंग का है और एयरलाइन बिजनेस है। अब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी टैक्स कैसे वर्कआउट करेंगे, आप अपनी इनकम आप रिटर्न कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस में देखना होगा कि भाई मैं कैसे टैक्स होऊंगा, मेरी क्या मेथोडोलॉजी होगी टैक्सेशन की। तो जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपका सेक्शन 7 दिया गया है। 7 सेक्शन के अंदर बताया गया है कि आपको अपनी रिटर्न कैसे जमा करानी है। बस 7 सेक्शन को देखना है। और अब ये क्या हो गई, इनकम ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन हो गई। ये खास आदमी है जिसकी इनकम के बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है कि आपको अपनी इनकम और अपना टैक्स कैसे वर्कआउट करना है। तो इसको कहते हैं सेपरेट टैक्सेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल, एक इनकम है, उसे कहते हैं डिविडेंड इनकम, जो इन्वेस्टमेंट्स में आपको मिलती है। अब डिविडेंड इनकम के बारे में आप ऑर्डिनेंस में देखें कि कहां लिखा हुआ है। तो जिस तरह वो सब सेक्शन 4 और 8 के दरमियान सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, और ये कहां आता है, सेपरेट टैक्सेशन में आता है। अब डिविडेंड पे टैक्स कैसे लगेगा, उसके लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है इधर उधर, उसके लिए देखना है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बता देगा कि डिविडेंड कैसे टैक्स होता है। तो लिहाजा इसी तरह से 5, 6, 7, 7B, ये तमाम सेक्शंस सेपरेटली एड्रेस कर रहे हैं इनकम को और सर्टेन पर्संस की इनकम को। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं सेपरेट टैक्सेशन। इसको बहुत आसान यूं कह दें, कुछ आमदनियों को और कुछ लोगों की आमदनियों को बिल्कुल सेपरेट टैक्स कराने का तरीका बताया गया है सेक्शन नंबर 4 से 8 के दरमियान, उसको फॉलो करना है, और इसे हम कहते हैं सेपरेट टैक्स रिजीम। एक बात खत्म हो गई। नंबर 2, ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम को फाइनल टैक्स कहा जाएगा या उनकी फाइनल टैक्सेशन होगी। ये क्या चीज है, अब यहां पर जो लिखा है डिवीजन 2 पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर डिवीजन 3 पार्ट 5 चैप्टर 10, इनके अंदर डिफरेंट सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं, और उन तमाम सेक्शंस को जमा करके ऑर्डिनेंस के सेक्शन 169 में लिखा हुआ है। अगर आप उन सेक्शन में से फॉर एग्जांपल हम एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन 154 एक्सपोर्ट्स का, वहां यह है कि अगर एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स आएंगी तो उस पे 1% टैक्स बैंक विदहेल्ड कर लेता है, रिडक्शन ऑफ टैक्स हो जाता है। और 154 सेक्शन में लास्ट में लिखा होता है कि जो टैक्स इस सेक्शन में कट जाए उसको फाइनल टैक्स कहेंगे। इट मींस कि बस यही टैक्स है आपका, आपको कोई और वर्किंग नहीं करनी है टैक्स के लिए। तो इसी तरह से सेक्शन 154A है, जहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं, कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब रियलाइज होती हैं तो 0.25% टैक्स कट जाता है, और उस सेक्शन में लिखा है कि यही आपका फाइनल टैक्स है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो अब एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इस तरह और भी कुछ इनकम्स हैं जिनके बारे में ये कह दिया गया है कि इसको फाइनल टैक्स पैटर्न पे, मेथोडोलॉजी पे टैक्स कराया जाएगा। तो लिहाजा सब सेक्शन, अच्छा अब इसको आसान अल्फाज में हम कर लेते हैं। मतलब ये है, कुछ सेक्शंस हैं जो कि 169 में लिखे हुए हैं, उन सेक्शंस में कुछ इनकम्स की विथहोल्डिंग होती है, उस विथहोल्डिंग के बारे में ये कहा है कि ये फाइनल टैक्स है, लिहाजा आपको और कोई टैक्स नहीं देना, आप एक्सपोर्टर हैं, आपकी फॉरेन जो रेमिटेंस आ रही है उस प्रोसीड पे जो टैक्स कट गया, बात खत्म हो गई, आपको कोई नया टैक्स जमा नहीं कराना। तो सब सेक्शन 4 से बेसिकली दो नई रिजीम्स निकल रही हैं, एक सेपरेट टैक्स रिजीम और एक फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा, दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो है ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन है दोनों में। फॉर एग्जांपल, हमने एनटीआर में कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, जो नेट इनकम आएगी तो उस पर टैक्स करा दें, लेकिन यहां पर सिमिलैरिटी ये है कि ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन है। देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसीड आ रही है, यानी मैंने 1 करोड़ का माल बेचा बाहर मुल्क में, 1 करोड़ आया तो 1 करोड़ पे 1% टैक्स हुआ और ये टैक्स खत्म हो गया, फाइनल टैक्स हो गया। यहाँ पे कानून ने ये नहीं कहा कि इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करें, आपका प्रॉफिट कितना आया, नहीं, यहाँ ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन हो रही है। तो एक सिमिलैरिटी तो ये है। मजीद ये कि इन दोनों के बारे में आगे सब सेक्शन 5 में ये कहा जा रहा है, इनकम रेफर्ड, इसको मैं मजीद नहीं पढ़ रहा, ये ऊपर की इसको रेफर कर रहा है कि सेपरेट टैक्सेशन और फाइनल टैक्सेशन की जो इनकम है क्या करना है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब ये है कि हमने कहा था कि जो इनकम होती है वो 5 हेड्स में क्लासिफाई होती है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में।
और फिर उसमें से हम डिडक्टेबल अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करते हैं, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो यहां पर ये कहा है कि वो इनकम जो सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्सेशन, यानी जिनको डील किया जाएगा सेक्शन 4 से 8 तक, या जिनको डील किया जाएगा उन सेक्शंस में जिनको 169 में इकट्ठा कर दिया गया है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो इन इनकम्स को इन 5 हेड्स में आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम होगी उसमें इनको आपने ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल किसी की डिविडेंड इनकम है, हालांकि डिविडेंड इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन जब आप अपनी वर्किंग कर रहे होंगे और डिविडेंड इनकम फाइल सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम को नहीं लेना है। इसी तरह आप एक्सपोर्टर हैं, आपकी 1 करोड़ की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हुई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में 1 करोड़ नहीं लेना है। सो इन अदर वर्ड्स, वो इनकम जो सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स होगी या सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होगी, उसको 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम शामिल नहीं करते। बस यहां पर यही समझाया गया है। लास्ट सबसेक्शन है वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड और पेड इन एडवांस इट शेल एज द केस मे बी सो डिडक्टेड कलेक्टेड और पेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर ऑर्डिनेंस में किसी चीज के बारे में, किसी अमाउंट के बारे में विद होल्डिंग प्रोविजन मौजूद है, तो उस पर टैक्स कटना चाहिए जैसे कि ऑर्डिनेंस में बताया गया है। लेकिन अगर कोई अमाउंट ऐसी है जिसके बारे में कोई विद होल्डिंग प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए। ये अब तक की तमाम, हमने अब चार्जेबिलिटी सेक्शन देख लिया। एक छोटा सा फ्लो देख लेते हैं अब तक की हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग का, और फिर इसको खत्म करते हैं। देखें, अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले आप एनटीआर लेंगे। एनटीआर में आपने पांचों हेड्स ले लिए, ठीक है। और इन पांचों हेड्स को जब टोटल किया, इसको हमने कहा सेक्शन 10, ये आ गई टोटल इनकम। देखें, इसको हमने कहा था टोटल इनकम। उसके बाद आपने क्या किया, एग्जम्प्ट इनकम माइनस कर दी। उसके बाद ये जो आ गया, ये आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम। इसके अंदर से डिडक्टेबल अलाउंस मैंने यहाँ नहीं लिए, अगर होते तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होते तो ये आ जाती टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप रेट लगाएंगे, डिवीजन 1 इंडिविजुअल और एओपी के केस में, डिवीजन 2 कंपनी के केस में, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के। तो ये आपका टैक्स वर्कआउट हो गया, तो इसको हमने ए बना दिया, ठीक है। अब एक आदमी ऐसा है जिसकी ऐसी इनकम भी है जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सेपरेट टैक्सेशन में आती है, या फाइनल सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, या सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स है। तो उसके अंदर हमने देखा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी, तो अब हमने यहाँ इसको तो क्लोज कर दिया, यहाँ इसको ए का नाम दे दिया। अब देखें, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, एनटीआर यहाँ हेड्स ऑफ इनकम में ऐड नहीं किया। अब एक्सपोर्ट प्रोसीड जितनी भी है यहाँ लिखेंगे, और ये फाइनल टैक्स है इसका, लेट्स से 100 थी तो यहाँ 1 रुपया आ जाएगा। 1% जो टैक्स विदहेल्ड होता है 154 में, या जो भी ऐसी टैक्सेशन हो, जैसे डिविडेंड की हो, या सेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, या और भी जो हमने बातें की हैं, तो वो यहाँ पे फॉल करेगा। अलग से आपको नीचे उसका टैक्स वर्कआउट करना है, उसको ऊपर की चीज, ऊपर की इस वर्किंग में ऐड नहीं करना है एनटीआर में। उसके बाद ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स चार्जेबल आ जाएगा। ये आपकी रिटर्न में रिपोर्ट होगा। रिटर्न के अंदर जब रिपोर्टिंग हो रही होती है, तो इसको रिटर्न कहता है नॉर्मल इनकम टैक्स, इसको कहता है फाइनल टैक्स, और ए प्लस बी को कहता है टैक्स चार्जेबल। और इस टैक्स चार्जेबल के बाद फिर क्या होता है, टैक्स क्रेडिट्स माइनस होते हैं, जो कि हमने देखा ऊपर कि किस सीक्वेंस में माइनस होंगे। टैक्स क्रेडिट्स माइनस होने के बाद या आपका टैक्स रिफंडेबल आ जाता है, या आपका टैक्स पेबल आ जाता है। तो ये हमारा आज काफी डिटेल में एक रिकैप हो गया है। और इसका एक मजीद रिकैप ये है कि हम स्टार्ट हुए, इनकम देखी, फिर हमने टोटल इनकम के बाद हमने टोटल ये देखा कि इनकम क्लासिफाई किन हेड्स में होती है, 5 हेड्स में। फिर टोटल इनकम देखी, फिर टैक्सेबल इनकम देखी, फिर हमने चार्जिंग सेक्शन देखा। चार्जिंग सेक्शन में हमने कहा सब सेक्शन 1 से 3 तक नॉर्मल टैक्स रिजीम है। सब सेक्शन 5, 4 और 5 इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्सेशन है, या इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है। 6 के अंदर हमने बात की सब सेक्शन 6 में कि भाई जो जिस पेमेंट के बारे में लिखा है कि टैक्स कटना चाहिए, उस पर काटें, जिस पे नहीं लिखा हुआ उस पर नहीं काटें। और फिर हमने एक टैक्स कंप्यूटेशन का स्ट्रक्चर देख लिया, जिसमें इनकम से लेकर आखिर तक चार्जिंग सेक्शन तक की तमाम बातों को एक न्यूमेरिक के अंदर हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।